हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग इसका आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का पार्ट 6 करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट कि आप पार्ट 1 2 3 4 5 को पहले देख लीजिए। अब हम फ्रॉड एनालिसिस ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि बैंक को ग्रुप वाइज कैसे फ्रॉड केसेस को डिसाइड किया गया है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में वो बताया गया है क्या ट्रेंड है फ्रॉड केसेस का और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस, जिसमें कि टोटल फ्रॉड अमाउंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्वॉल्व है किसमें, पब्लिक सेक्टर यानी पीएसबी बैंक्स में। डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फ्रॉड दे है 23-24, द टोटल फ्रॉड अमाउंट डिक्लाइन फ्रॉम 32,288 21-22 टू 10,507। देखिए 2021-22 में 32,288 करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड था पीएसबीज में। 2023-24 में कितना हो गया, 10,507। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल वैल्यू कम हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये बताया गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनमें बताया गया है कि पहले के कंपैरिजन में फ्रॉड्स बढ़े हुए हैं। मतलब 2021-22 में टोटल 5,312 केसेस इन्वॉल्व थे, जिसमें अमाउंट कितना था, आज की डेट में कितने हो गए, 24,210। तो देखा जाए तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो चुका है। मतलब 21-22 में अमाउंट कितना था, 10,653, और 23-24 में कितना, 3,070। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो केसेस बढ़े हैं लेकिन अमाउंट कम हो गया, इसका मतलब टिकट साइज कम हो गया। तो पीएसबीज में 32,000 से घट करके कितना हो गया, 10,507। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 10,653 से घट कर कितना हो गया, 3,170। ये कंपेयर किया गया 21-22 को 23-24 से, मतलब एक साल का डेटा छोड़ करके कंपेयर किया गया। ये डेटा आपके एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। कॉपीराइट डिस्क्लेमर आप पॉज करके देख सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। फॉरेन बैंक्स के लिए बताया गया कि 2021-22 में 1,206 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, लेकिन 2023-24 में केवल 154 करोड़ का हुआ। मतलब सभी में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो रहा है फ्रॉड मिटिगेशन में या फ्रॉड प्रोटेक्शन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टोटल बताया गया है कि जो मिनिमल फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं अमाउंट मिनिमम है, और अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है ओवरऑल अगर सबको मिला करके देखा जाए तो। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए कहा गया है कि इसमें राइज इन फ्रॉड केसेस हुआ है, मतलब इसमें ओवरऑल फ्रॉड्स बढ़े हैं। तभी आपने अभी पीछे पढ़ा भी होगा, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आधार ईमेल पेमेंट सिस्टम के लिए पढ़ा था कि बैंक्स को ओनस दे दिया गया है भीम आधार पे में मर्चेंट कैटेगरी कोड देने के लिए। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में फ्रॉड बढ़ रहे हैं। फ्रॉड कैटेगरी को अपने पहले बैंक वाइज डिसाइड करते हैं, अब कैटेगरी वाइज डिसाइड किया है। डिजिटल पेमेंट में कार्ड और इंटरनेट संबंधित जो फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। लोन पोर्टफोलियो में कहा गया जो फ्रॉड अमाउंट है वो प्राइमरली लोन एडवांसेस यानी लोन्स जो बोरोवर्स उससे संबंधित है। ईयर ऑन ईयर एनालिसिस की गई है कि टोटल जो 46.5% का डिक्लाइन हुआ है जो टोटल अमाउंट फ्रॉड का है 22-23 और 23-24 में। मतलब समझ लीजिए पहले अगर 100 रुपये का फ्रॉड हुआ था तो अब 46.7 रुपये का हो रहा है, तो 46.5% का डिक्लाइन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें स्मॉल उसमें जो है वो स्मॉल वैल्यू इंटरनेट फ्रॉड या कार्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें मेजर फ्रॉड्स हो रहे हैं बड़े लोन पोर्टफोलियो में। पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन संबंधित फ्रॉड हो रहे हैं। डिटेक्शन टाइम लैग, सिग्निफिकेंट टाइम लैग ऑब्जर्व किया गया है अकरेंस और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के बीच। मतलब ऐसा कहा गया कि 94% जो फ्रॉड्स हैं वो 22-23 में अकर हुए हैं। मतलब जो पिछले साल डिटेक्ट हुए 23-24 में डिटेक्ट हुए, लेकिन अकर कब हुए, 22-23 में। मतलब ऐसे 94% फ्रॉड्स हैं जिनमें अच्छा खासा टाइम लैग यानी काफ़ी देर बाद डिटेक्ट हो पाए हैं। फ्रॉड ब्रेकडाउन बाय ईयर, द मेजॉरिटी ऑफ फ्रॉड्स जो रिपोर्ट हुए हैं 22-23 में और 23-24 में वो ज़्यादातर पिछले सालों के हैं, लेकिन डिलेड डिटेक्शन और रिपोर्टिंग की वजह से वो आपको 23-24 के डेटा में दिख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी संबंधित क्या एजेंडा था उसके बारे में बात करते हैं। ये भी एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर एक इस्टेब्लिश किया जा रहा है साइबर रेंज, जिससे कि साइबर इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बढ़ाई जा सकें। ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है, उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत। जो सुपरवाइजरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबटेक डेटा टूल्स और माइक्रो डेटा एनालिटिक्स के आ रहे हैं, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल यानी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस का यूज़ करके बढ़ाया जा रहा है। एआई और एमएल ये आप समझ लीजिएगा, इसको यूज़ करते हुए साइबर सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो है उसमें साइबर और आईटी रिस्क असेस करते हुए उनके आईटी एग्जामिनेशन स्कोप्स को बढ़ाते हुए लेवल 3 और लेवल 4 यूसीबीज में दिया जा रहा है। टीयर 3 और टीयर 4 की बात हो रही है। एनबीएफसीज के लिए भी साइबर थ्रेट्स के लिए बताया गया है कि उनमें असेस किया जा रहा है और नए रिस्क जो आ रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनबीएफसीज के ऊपर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क संबंधित इन सब के लिए भी 1 अक्टूबर 2024 तक की डेडलाइन दी गई है, उसके बाद उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। सुपरवाइजरी मेजर्स बताए गए हैं सभी सुपरवाइज एंटिटीज़ या रेगुलेटेड एंटिटीज़ एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिफाइड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसने एक यूनिफाइड प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो बैंक्स
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी सभी के ऊपर एक ही तरह के नॉर्म्स लगा करके सुपरविजन बेहतर तरीके से कर सके, जिससे कि ऑडिट भी आसान हो और कंप्लायंस टेस्टिंग भी आसान हो सके। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में कहा गया है कि जो कैंसिलेशन प्रोसेस है एनबीएफसी के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जो एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं एनबीएफसी की एसेट क्वालिटीज़ की, उनको इंप्रूव किया जाए, जिससे कि ग्रॉस एनपीए जो है वो बेहतर डिटेक्ट हो सके और पता चल सके। फॉर फर्दर यू प्लीज़ वॉच पार्ट 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।